ड्यूक मेटरनिच थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने बोला फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, कि भाई फ्रांस में कुछ भी छोटा सा इवेंट होता है तो वो पूरे के पूरे यूरोप में बिल्कुल आग की तरफ फैल जाता है। वहाँ पर भी एक रेवोल्यूशन होता है जहाँ पर बेल्जियम जो है ब्रेकअप हो जाता है नीदरलैंड से। हमारा दोस्त है, उसको तुम समझा रहे हो कि भाई चलो ट्रिप पे चला जा, घूमने चला जा, ठीक है। अब वो जो है कि तुम्हारी बात करा रहे यार पैसा खर्चा होगा, हम घर वाले जाने नहीं देंगे, ये वो दुनिया भर का जो है कि वो तुमको बहाना बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम जाओगे बोलोगे भाई भाई यार भाई नहीं हो भाई तुम, या दोस्ती नहीं है भाई तुम्हारी, ठीक है, यही दोस्ती है, अब ऐसा करके बोलोगे तो उसको जाना पड़ेगा। ऑटोमन टर्क्स हैं, ये जो भी नॉर्मल जनता है ग्रीस की उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और इनको क्या कर रहे हैं भाई, मार रहे हैं, जला रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तुम जो है कि अब क्या करो, पूरे जर्मनी पर रूल करो, लेकिन तुमको चलना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, तुमको चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब भाई इसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो ये क्यों एक्सेप्ट करेगा ऐसा डिमांड। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग आए हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। तो जो भी लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखे हैं, जा करके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके आए, फिर उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि नेशनलिज्म में नेशन क्या होता है, कंट्री क्या होता है, ये सब डिफरेंसेस देखे थे, और इसके साथ साथ देखे थे कि भाई यूरोप में क्या क्या चीज़ें ऐसी चल रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे अफेक्ट किया नेशनलिज्म के स्प्रेड को। अब इसी के बाद हम लोग को बात करना है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के बारे में। एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में देखो क्या होगा कि पूरे के पूरे यूरोप में लोगों को हवा लगना स्टार्ट हुआ किसका, वेट इसको लोड हो जाने दो, हाँ। तो पूरे के पूरे यूरोप में लोगों को हवा लगना चालू हुआ किसका, नेशनलिज्म का, ठीक है। देखो क्या होता है भाई, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग इससे पहले बात किए हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, क्लास 9 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको नहीं समझ में आया होगा एक बार जाकर के वीडियोस देख लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे फर्स्ट अपहीवल पे। देखो 1830 से 1848 तक का जो टाइम था वो पूरे के पूरे यूरोप के लिए बहुत ही बदलाव वाली चीज हो रही थी, बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बहुत सारा आइडिया स्प्रेड हो रहे थे। इसी टाइम पे सबसे पहले 1830 में एक फिर से फ्रांस ही स्टार्ट करता है सारा का सारा चीज़, हर चीज़ फ्रांस से स्टार्ट हो रहा था। जैसे कि वहाँ पर ड्यूक मेटरनिच थे ऑस्ट्रिया के, उन्होंने बोला कि भाई व्हेन फ्रांस नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड, ठीक है, कि भाई फ्रांस में कुछ भी छोटा सा इवेंट होता है तो वो पूरे के पूरे यूरोप में बिल्कुल आग की तरफ फैल जाता है, ठीक। तो यहां पर भी स्टार्टिंग होता है 1830 में। हाँ देखो एक और चीज, 1830 की पहले ही फ्रांस कैसा था, 1815 में नेपोलियन हार गया, नेपोलियन हारने के बाद दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर राजा 1830 के टाइम पे था जिसका नाम था लुई फिलिप, जो हम लोग टी शर्ट शर्ट वाला वो ब्रांड पहनते हैं ना लुई फिलिप, तो उसी के नाम पे अपना ये भी लुई फिलिप थे, ठीक है। खैर शर्ट के नाम पे नहीं थे, ये जो है कि भाई साहब पहले इनका नाम पड़ा, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी कोई खुली उसका नाम रख दिया गया क्या, लुई फिलिप। तो 1830 के अपहीवल में क्या होता है, देखो 1830 का टाइम ऐसा था ना जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा चालू हो चुका था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो गया था, और उसके साथ साथ उस टाइम पे फ्रांस में या फिर पूरे पूरे यूरोप में एज अ होल कह सकते हैं गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। उसके साथ साथ जो है कि क्रॉप फेलियर बहुत तेज़ी से हो रहा था, लगातार ही हो रहा था, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान थे, और राजा इसको लेकर के कुछ खास काम नहीं कर रहा था, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं भाई, जा करके लुई फिलिप को हटाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लुई फिलिप के पैलेस वैलेस पे अटैक होता है, ठीक। इसके बाद इसी समय बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, ठीक है। वहां पर भी एक रेवोल्यूशन होता है जहां पर बेल्जियम जो है ब्रेकअप हो जाता है नीदरलैंड से, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या होता है, ग्रीस एक देश है छोटा सा, ठीक है। इस ग्रीस को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, ठीक है। तो देखो होता क्या था कि पुराने जमाने में एंशियंट टाइम्स में कुछ
लिमिटेड सिविलाइजेशंस थी, कुछ कुछ सिविलाइजेशंस थी जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी और बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आओगे तो ये जो तुम्हारा एशिया में आओगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वो बहुत ही वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है। ठीक है, टू एवर एग्जिस्ट। और इसके साथ साथ जो मॉडर्न डे ईरान वाला पार्ट है वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ऐसे ही यूरोप में ग्रीक सिविलाइजेशन हुआ करता था। अब ग्रीस किसके किसके लिए फेमस था भाई? ग्रीस फेमस था आर्ट के लिए अपने, ठीक है, कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, जैसे जो पाइथागोरस वगैरह थे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह देखते हो ना, तो पाइथागोरस कहाँ के थे भाई? ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक, तो हाँ, इन सब चीज़ों के लिए ग्रीस क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था और बहुत पहले, बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने ज़माने से ही यहाँ पर सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस था, डेवलप्ड हुआ करता था। ठीक, अच्छा, हुआ क्या कि मुस्लिम इन्वेडर्स हुआ करते थे, कहाँ के? टर्की के। इनको बोला जाता था ऑटोमन टर्क्स। ठीक है, ऑटोमन टर्की की बात है। तो ऑटोमन टर्क्स क्या किए थे? ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, ऑटोमन टर्क्स ग्रीस के ऊपर क्या कर लिए थे? कब्जा कर लिए थे। और जहां पर भी ये इन्वेडर्स जाते थे, इनका एक सिंपल पर्पस होता था, क्या करना? वहां के सिविलाइजेशन को तबाह करना, वहां के लैंग्वेज को तबाह करना, वहां के जो है कि कल्चर को तबाह करना, वहां के आर्ट को तबाह करना, और पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ये लोग चेंज करके अपने हिसाब से ढाल लेते थे। ठीक है, तो समस्या ये था कि भाई पूरे के पूरे यूरोप में जितने भी लोग थे वो सब लोग ग्रीस को बहुत ही जो है कि रेस्पेक्ट के नज़र से देखते थे। कहते थे कि यार ये जो देश है, इस देश में, ये देश पूरे पूरे यूरोप को या पूरी पूरी दुनिया को बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन का ख़त्म होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए। ठीक है, गलत हो सकता है। ये सिविलाइजेशन ऐसी है जो खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसी वजह से जब ऑटोमन टर्क्स ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिए, तो बाकी का पूरा यूरोप भी इनके पीछे स्टार्ट हो गया क्या करने के लिए कि भाई इस सिविलाइजेशन को कैसे बचाया जाए। ठीक है, इसी में एक इंग्लैंड के पोएट आते हैं, इंग्लैंड के एक पोएट आते हैं जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, तो लॉर्ड बायरन भी देखो भाई, पोएट वोएट लोग ऐसे होते हैं यहाँ पर थे कि भाई इनको कल्चर वगैरह से, आर्ट वगैरह से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक, तो ये भाई साहब को भी बहुत ज़्यादा ग्रीक सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसी लगाव की वजह से ये क्या करना चालू किए? ग्रीस में फंडिंग भेजना चालू किए, पैसा भेजना चालू किए, गोल्ड भेजना चालू किए, आर्म्स एंड एम्युनिशन भेजना चालू किए, और इसी के साथ साथ खुद भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करने गए, ग्रीस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करने गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि बहुत लंबी लड़ाई चलती है, 1821 से लेकर के 1832 तक चलती है। लास्ट में 1832 में एक ट्रीटी साइन होता है। इस ट्रीटी को बोला जाता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह है ग्रीस में, वहीं पे एक ट्रीटी साइन होता है जिसमें ऑटोमन एम्पायर ये रिकॉग्नाइज करता है कि ग्रीस इज अ इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस इज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो भाई ऑटोमन टर्क्स जब ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन मान लेते हैं, तो इसका मतलब अब ग्रीस में क्या हो गया? अब नेशनलिज्म जो है कि सफल हुआ और ग्रीस एक नेशन स्टेट के फॉर्म में निकल करके सामने आया। ठीक है, 1832 ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसमें क्या होता है? ऑटोमन टर्की रिकॉग्नाइजेस ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि रिवॉल्यूशन था 1832 में। अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे रोमांटिसिज्म के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। अब देखो है क्या, एक चीज समझना कि जब भी लोगों को, हमको नेशन के बारे में बताना हुआ कि भाई नेशन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, हम जहाँ रह रहे हैं उसको नेशन बनना, उस एरिया को नेशन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें अगर लोगों को ऐसे समझाई जाएंगी
तो उनको हो सकता है चीज़ें समझ में आए, हो सकता है चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन अगर हम उनके अंदर कुछ इमोशन जागृत कर देते हैं, जगा देते हैं कि भाई यार देखो, अब जैसे तुम्हारा दोस्त है, उसको तुम समझा रहे हो कि भाई चलो ट्रिप पे चला जा, घूमने चला जाए, ठीक है। अब वो जो है कि तुम्हारी बात कह रहा है, अरे यार पैसा खर्चा होगा, हम घर वाले जाने नहीं देंगे, ये वो दुनिया भर का जो है कि वो तुमको बहाना बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम जो बोलोगे भाई भाई यार, भाई नहीं हो भाई तुम, या दोस्ती नहीं है भाई तुम्हारी, ठीक है, यही दोस्ती है, अब ऐसा करके बोलोगे तो उसको जाना पड़ेगा, ठीक। तो इसी वजह से रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें क्या बोला जाता है कि भाई हम किसी भी देश को, किसी भी नेशन को हम लोग जब भी इसके बारे में लोगों को समझाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाएंगे, तो हम केवल और केवल उनसे इसके फायदे नुकसान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके पीछे छिपे हुए ब्यूटी के बारे में, ठीक है। ब्यूटी का मतलब क्या हुआ सर? ब्यूटी का मतलब यह हुआ कि जब भी देश को देश की तरह देखा जाएगा, तो देश को देश की तरह ना देख करके हम उस देश को, जैसे इंडिया में हम लोग क्या कहते भाई, भारत माता का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, ठीक है। कि अब जैसे लोगों को बोलोगे, लोग पढ़े लिखे तो है नहीं बहुत ज़्यादा, लोगों को बोलोगे भाई हमको अपने देश को आज़ाद करना है, ठीक है, देश को हमको अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना है, अगर ऐसा बोलोगे तो हो सकता है लोगों को यह समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, ठीक है। लेकिन अगर बोलोगे कि भाई भारत माता को अगर आज़ाद करना है, फिर वहां पे माता वाला इमोशन आ गया कि अरे हमारी माँ को कैसे कोई जो है कि कब्जा करके रख सकता है, हम कैसे बंद करके रख सकता है, हम क्या करेंगे अब जा करके तोड़ फोड़ करके सब अंग्रेजों को भगा देंगे, ठीक। तो वही सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोमांटिसिज्म में आता है कि जो भी आइडिया ऑफ नेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रोमांटिसाइज करेंगे, जिससे कि लोगों के अंदर लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बने। और अगर इमोशनल कनेक्ट एक बार तुम्हारा कहीं से बन गया, तो उसके बाद फिर तुम, जनता जो है तुम्हारी फैन हो जाएगी, ठीक है। जैसे शाहरुख खान बोलता है ना कि मैं जो है कि बहुत बढ़िया एक्टर नहीं था या बहुत सुंदर एक्टर नहीं था, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक कला थी कि मैं रोमांटिसाइज कर सकता था लोगों को, ठीक है, कि लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्ट बना सकता था जिससे लोग मेरे फैन हो जाएं, ठीक। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ नेशनलिज्म में भी चल रहा था। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल आता है जर्मनी का, ठीक। जर्मनी में एक आदमी था जिसका नाम था विलियम गॉटफ्रिड हर्डर, ठीक है। विलियम गॉटफ्रिड हर्डर क्या करना चालू किया, ये गया कहां पर, ये गया जर्मनी के कंट्री साइड में। कंट्री साइड समझते हो, जो गांव वगैरह का एरिया होता है, वहां से जा करके स्टोरीज, पोएम्स और सॉन्ग्स ये कलेक्ट करना चालू किया, ठीक है। इनको बोला जाता था दास वोक, ठीक। दास वोक मतलब क्या होता था भाई, दास वोक मतलब किसी भी जगह का, अब इनका मानना यह था कि कोई भी नेशन है उसमें लोगों में नेशनलिज्म की भावना तभी जगाई जा सकती है जब उस नेशन के बारे में लोगों को पता हो, वहाँ की स्टोरीज के बारे में लोगों को पता हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे इंडिया में जब हम लोग बुंदेलखंड के रीजन में जाते हैं तो वहाँ पर आल्हा और उदल की कहानी सुनाई जाती है, ठीक है, कि आल्हा और उदल इतने वीर योद्धा थे, और इस कहानी को एक गाने के फॉर्म में सुनाया जाता है जिसको हम लोग, जिसका नाम ही आल्हा है, ठीक है। तो आल्हा इज एन आर्ट फॉर्म, एक फोक जो है कि म्यूजिक है, फोक जो है कि वो है सॉन्ग है जिसमें उनकी वीरता के बारे में जो है कि वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग क्या करेंगे भाई कि हम लोगों के देश में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कहानियां हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने देश से कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही जर्मनी में विलियम गॉटफ्रिड हर्डर जब गए तो उनको ये लगा कि यार हमको अगर यहाँ पर नेशनलिज्म की भावना लेकर के आनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन कहानियों को कंपाइल करना पड़ेगा, इन कहानियों को एक जगह रखना पड़ेगा, इन कहानियों को लोगों को सुनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब कहानियां सुनते हैं तो उसी से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। स्टोरीज सुनना, स्टोरीज पढ़ना, अब जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई हम लोग इसी हिस्ट्री से इंस्पायर होते हैं कि यार एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा नेशन, एक छोटा सा चीज जो है कि कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है, कितना बड़ा चेंज ला सकता है सोसाइटी में, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो मेटरनिच भाई साहब बोले थे कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। तो यहाँ पर होल यूरोप, उनका सोच केवल यूरोप तक ही था, लेकिन ये सोचो कि उस रिवॉल्यूशन से हम लोगों को भी कितना फायदा हुआ। जो भी हम लोग आज फंडामेंटल राइट्स में चीजें देख रहे हैं
वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग ये फ्रांस के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कि लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इसका हम लोगों के ऊपर भी बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। खैर, तो गॉडफ्री हर्डर भाई साहब क्या करना चालू किया, अब स्टोरीज वगैरह कलेक्ट करना चालू किया, इसको पूरा का पूरा कंपाइल करना चालू किया और लोगों को सुनाना चालू किया, ठीक। दूसरा एक एग्जाम्पल आता है जब रशिया पोलैंड को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो रशिया एक बहुत ही पावरफुल नेशन हुआ करता था बहुत पहले से, आज से नहीं है, बहुत पहले से, ठीक। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पोलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं, अब पोलैंड के ऊपर अटैक करके पोलैंड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि जैसे ओपेराज वगैरह होते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ म्यूजिक होता है ना, मतलब जैसे ऐसे कुछ क्लासिकल म्यूजिक होता है, भरतनाट्यम वगैरह ये सब हो गया, और तुम्हारा जो है कि कुचिपुड़ी हो गया, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स हैं। ऐसे ही एक आर्ट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ओपेरा, ठीक है। तो ओपेरा में क्या होता है कि कोई कहानी होती है, कोई इवेंट होता है, उस इवेंट को गा करके और एक्ट करके एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, तो ऐसे ही एक आदमी थे जिनका नाम था कैरल कर्पिंस्की। कैरल कर्पिंस्की भी क्या करते हैं, जितनी भी स्टोरीज होती हैं, पोलिश स्टोरीज होती हैं, इन सबको ओपेरा के फॉर्म में गा गा करके एक्ट कर करके पूरे के पूरे यूरोप में फैलाते हैं, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि जब रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक करता है, कब्जा कर लेता है, तो पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया, ठीक है। पोलिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया भाई, क्योंकि अब कोई देश एक दूसरे देश के ऊपर कब्जा किया है, तो ये देश क्या करेगा, अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, सारी की सारी अपनी चीजें थोपना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसी कड़ी में पोलिश लैंग्वेज को बैन किया गया। अब था क्या कि यहां पर लैंग्वेज एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की तरह आया, ठीक है। लैंग्वेज एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की तरह कैसे आया कि जो भी लोग नॉर्मल जो है कि जनता पोलिश नहीं बोल सकती थी, कहीं पर भी पोलिश का यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन जो क्लर्जीज थे, ठीक है, जो क्लर्जीज थे, फादर वगैरह हुआ करते थे, चर्च में प्रेयर कराते थे, वो प्रेयर को पोलिश लैंग्वेज में कराने लगे, ठीक है। अब था क्या कि रशिया भी एक क्रिश्चियनिटी था, और रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यहां पे था, मेजर रिलीजन था, ठीक है। यहां पर भी क्रिश्चियनिटी है, तो तुम हाउस ऑफ गॉड में जा करके, भगवान के घर में जा करके ये भाषा को या प्रेयर को तुम रुकवा नहीं सकते, ठीक है। तो ये यहां पर लैंग्वेज एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट की तरह आया कि तुम हमसे दिन भर करवाओ कोई भी काम, लेकिन अपने भगवान का प्रेयर हम अपनी भाषा में करेंगे, तुम्हारी भाषा को हम रिजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे प्रीस्ट वगैरह थे जिनको उठा उठा करके जेल भेजा गया। अब रशिया में जेल कैसी होती थी भाई, रशिया में एक जगह है जिसका नाम है साइबेरिया, ठीक है, उस टाइम पे हुआ करता था। तो साइबेरिया में क्या किया गया कि बहुत ही कोल्ड रीजन है, ठीक है, पूरा का पूरा ग्लेशियल रीजन है, तो वहां पर ले जा करके लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। और जेल कैसी होती थी कि बहुत हाइट पे एक जो है कि तुम्हारा वो जेल बनाया गया, और उस जेल में कोई भी किसी भी तरीके का जैसे एंड के टाइम ऐसा होता है ना, कमरा बनाया जाता है, जैसे कमरा मान लो है, तो इस कमरे में जो दरवाजा, जो चीज बाहर की तरफ खुलता था, वो पूरा पूरा वॉल ही हटा दिया जाता था। अब एकदम फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में तुमको अंदर रखा जा रहा है, और वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं है, और तुम वहां से जंप नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते भाई, पता चला 100 फीट के ऊपर जो है क्यों बनाया हुआ है, वहां से तुम नीचे गिरोगे भी, पता चला कि जाते जाते ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए सब, ठीक है। तो साइबेरिया जैसी जगह पे ले जा करके इन लोगों को कैद करके रखा जाता था, ठीक है, ब्लैक साइड प्रिजन करके, प्रिजन जैसा होता था, जैसे यहाँ काला पानी की सजा होती थी, वैसे ही लोगों को साइबेरिया भेज दिया जाता था, और एक बार जो वहां चला गया वहां से वापस नहीं आता था, ठीक है। लेकिन भले जो है कि ये लोग प्रोटेस्ट किए, सब कुछ किए, प्रोटेस्ट को दबा दिया गया, प्रोटेस्ट को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन लैंग्वेज को भी एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लोग यूज किए, एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस लोग यूज किए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ देखो, तो ये एक जो है कि एग्जाम्पल है, यहां पर तुमको दिख रहा है कि भाई कुछ एक फ्रेंच पेंटर थे, डेला क्रू करके, ठीक है ना। तो फ्रेंच पेंटर थे, ये यहां पे एक पेंटिंग बनाए हुए हैं,
इस पेंटिंग में क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ग्रीस के लोग हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन को बिलोंग करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिसमें 20,000 ग्रीक्स को जो है कि मार दिया गया था, एक जो है कि इवेंट हुआ था हिस्ट्री में। अब जो ऑटोमन टर्क्स थे, जैसे देखो ऑटोमन टर्क्स हैं, ये जो भी नॉर्मल जनता है ग्रीस की उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और इनको क्या कर रहे हैं भाई, मार रहे हैं, जला रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्यों की गई थी, वही रोमांटिसिज्म, ठीक है। अब कहोगे सर कि मारने काटने में कैसा रोमांटिसिज्म आया, ठीक है। तो देखो था क्या कि जब तुमको लोगों को बताना हो कि हाँ भाई किसी लोगों, किन लोगों के ऊपर जो है कि बहुत ज़्यादा जाति की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो है कि अत्याचार किया जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छे से कब पता चलेगी, लोगों के दिमाग में कब बैठेगी, जब तुम पिक्चर्स बनाओगे कि देखो ऐसा होता था कि 20,000 लोगों को किसी सिविलाइजेशन के एक साथ मार दिया जाए, ठीक है। विमेन और चिल्ड्रन ये सब ऐसे जो है कि लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, किसी की लाश ऐसे पड़ी हुई है, लोग अपना परेशान है, और ऊपर एक आदमी जो है घोड़े के ऊपर सवार इन लोगों को टॉर्चर कर रहा है। अब ये सब पिक्चर्स देख करके लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जाता था, और गुस्सा भी एक फॉर्म ऑफ रोमांटिसिज्म है, ठीक है, कि लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, इमोशन आएगा, तभी जाकर के लोग इस चीज के खिलाफ लड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आ जाओ, हाँ, अब आते हैं हम लोग 1848 पे। भाई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और ईयर यूरोप के हिस्ट्री में नहीं हो सकता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, इफ नॉट द मोस्ट वन। तो हुआ क्या कि 1848 के टाइम पे सबसे पहला इवेंट होता है, फिर से वहीं फ्रांस से स्टार्ट होता है। लुई फिलिप लोग लुई फिलिप के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू करते हैं, और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि लुई फिलिप को क्या होना पड़ा, भागना पड़ा। लुई फिलिप को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जैसे ही लुई फिलिप देश छोड़ करके भागता है, फ्रांस को तुरंत का तुरंत क्या कर दिया जाता है, रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। नेशनल असेंबली फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर देती है, और कोई भी आदमी, कोई भी इंसान जिसका एज, जो कोई भी मेल जिसका एज 21 ईयर से ज्यादा हो, कोई भी मेल जिसका एज 21 ईयर से ज्यादा था, उसको एक्टिव सिटीजन बना दिया गया। मोर देन 21 ईयर्स एज, इसको क्या बना दिया गया, एक्टिव सिटीजन बना दिया गया, ठीक है। मतलब अब वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। और यहां पर अब जो प्रॉपर्टी वाला पहला वो था, क्लॉज था, उसको रिमूव कर दिया गया कि भाई प्रॉपर्टी होने से मतलब नहीं है, तुम बस 21 साल के होने चाहिए और मेल होने चाहिए, ठीक है। तो तुमको क्या बना दिया जाएगा, एक्टिव सिटीजन बना दिया जाएगा। अब देखो फ्रांस फिर से रिपब्लिक बन गया, और जैसे ही फ्रांस रिपब्लिक बना तो फिर से लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी कि भाई अब इनका अगर हो गया तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद धीरे 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 करके चेंजेस होना चालू होते हैं पूरे पूरे यूरोप में। अब एक बहुत मेजर चेंज होता है जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में क्या हुआ कि 1848 में ही कुछ लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। कहां इकट्ठा हुए, चर्च ऑफ सेंट पॉल में इकट्ठा हुए, ठीक। चर्च ऑफ सेंट पॉल कहां था सर, चर्च ऑफ सेंट पॉल था एक शहर में जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट, ठीक है। यहां पर लोग इकट्ठा हुए, क्या करने इकट्ठा हुए, चर्च ऑफ सेंट पॉल में लोग इकट्ठा होते हैं जर्मनी को नेशन बनाने के लिए। अब देखो जर्मनी उस टाइम पे राजा के कंट्रोल में था। वहां का राजा कौन था भाई, वहां का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। तो चर्च ऑफ सेंट पॉल में लोग कलेक्ट होते हैं। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है। 831 रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। अब इलेक्ट होकर करते क्या हैं, इलेक्ट होकर के ये लोग बनाते हैं जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस पूरे के पूरे भीड़ में ज्यादातर लोग कौन थे भाई, ज्यादातर लोग कौन थे, लिबरल्स थे, ठीक है। ये रेवोल्यूशन किसका था, लिबरल्स का था, ठीक। लिबरल्स के बारे में हम लोग पहले बात किए हुए थे, ठीक है। क्या चाहते थे ये लोग, क्या नहीं चाहते थे, हर एक बात हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो लिबरल्स क्या किए कि भाई इनके पास थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी हुआ करता था,
ठीक है, प्रोफेसर्स हुआ करते थे, कॉलेज प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल के टीचर्स हो गए, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, ये सारे के सारे लोग लिबरल्स में आते थे। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जाते हैं कहाँ पे, सॉरी फ्रेडरिक विलियम फोर्थ नहीं था उस टाइम पे, कैसर विलियम थे, कैसर विलियम फर्स्ट। तो कैसर विलियम के पास जाते हैं ये लोग, बोलते हैं ये ही वॉज द किंग ऑफ प्रशा एक्चुअली, बिकॉज जर्मनी जो था वो छोटे छोटे सेक्शंस पे डिवाइडेड था, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा सेक्शन कौन ओन कर रहा था, प्रशिया ओन कर रहा था। तो किंगडम ऑफ प्रशिया के पास, किंग ऑफ प्रशिया के पास ये लोग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के कि भाई अब से हम तुमको पूरे जर्मनी का राजा बनाते हैं और तुम जो है कि अब क्या करो, पूरे जर्मनी पर रूल करो, लेकिन तुमको चलना पड़ेगा किसके अकॉर्डिंग, तुमको चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब भाई इसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो ये क्यों एक्सेप्ट करेगा ऐसा डिमांड, ठीक है, कोई बंदा जानबूझ करके अपनी पावर लिमिट नहीं करना चाहेगा। तो यहां पर कैसर विलियम फर्स्ट क्या करता है, कैसर विलियम फर्स्ट इन लोगों को बोलता है ऐसा है कि बहुत तेजी से जैसे आए हो वैसे ही भाग जाओ यहां से, ठीक है, नहीं तो बहुत मारेंगे। अब जो भी तुम्हारा ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तुम लोग बनाए हुए हो, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली तुम लोग बनाए हुए हो, इसको हम तुरंत का तुरंत क्या कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे, ठीक है। तो इसको डिसबैंड कर दिया गया। अच्छा, अब देखो इसके बाद क्या होता है। अब यहां पर जो राजा था प्रशिया का, उसको एक आइडिया तो लग गया बेसिक कि भाई देखो हमारे पास यहां पर मौका है क्या करने का, पूरे के पूरे जर्मनी के ऊपर कब्जा करने का। अब पहले रेवोल्यूशन लाना किसका काम हुआ करता था, यूनिफिकेशन कराना किसका काम हुआ करता था, जो रेवोल्यूशनरीज होते थे वो लोग करते थे, या लिबरल्स होते थे वो लोग करते थे। अब क्या होगा 1848 के बाद कि इस पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशंस कौन लेकर के आ रहा है, यूनिफिकेशन का काम कौन कराएगा, कंजर्वेटिव्स कराएंगे। क्यों कंजर्वेटिव्स कराएंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव्स पावर में है और ये लंबे समय तक पावर में बने रहना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनको डिसबैंड कर दिया गया। हाँ, 18th में 1848 को ये लोग जो है कि पार्लियामेंट बनाए थे। खैर आ जाओ, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन का। तो जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो क्या नाम है राजा था प्रशिया का राजा, उस टाइम पे फिर चेंज होके बन गया था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। ये अपॉइंट करता है किसको, ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, चीफ मिनिस्टर था इसका, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर था तो ये क्या काम किया, बोला कि ऐसा है कि अब पूरे के पूरे जर्मन, हमको पूरा जर्मनी चाहिए, ठीक। अब पूरा का पूरा जर्मनी हमको चाहिए, कौन बोला, प्रशिया का राजा बोला। तो जर्मनी जो था वो डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था। जैसे कुछ पार्ट फ्रांस के पास था, कुछ पार्ट जो है कि प्रशिया के पास था, कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के पास था, ऐसे करके डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड था, ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है, डेनमार्क के पास भी कुछ एरिया था, तो ऑटो वन बिस्मार्क क्या करता है, 7 years के इंटरवल में 3 वॉर लड़ता है, तीनों का तीनों वॉर जीत जाता है। किसके किसके अगेंस्ट वॉर लड़ा था भाई, किसके किसके अगेंस्ट लड़ा था, डेनमार्क के अगेंस्ट लड़ा था, फ्रांस के अगेंस्ट लड़ा था, और एक लड़ा था किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ठीक है। ये तीनों वॉर ये लोग जीत जाते हैं। तीनों वॉर जीतने के बाद 1871 में जर्मनी एक नेशन बनकर के सामने आता है, नेशन स्टेट। और इसका राजा किसको बनाया गया, फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, जो कि कहां का किंग था पहले ये केवल और केवल प्रशिया का किंग था, लेकिन अब किसका किंग हो गया, जर्मनी का किंग हो गया, ठीक है। तो इस आदमी को आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन भी बोला जाता है, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन भी बोला जाता है। ये बहुत ही स्मार्ट और जो है कि वो आदमी था, चीफ मिनिस्टर था,
और इसके साथ साथ हमेशा ये ब्रूट फोर्स में रिलाई करता था। ब्रूट फोर्स पे रिलाई करने का मतलब कि भाई अगर हमको किसी एरिया पे कब्जा करना है, कुछ भी करना है, यूनिफाई करना है, तो हम किससे करेंगे? वॉर, आउटराइट वॉर करके करेंगे। और ये बेहतरीन चीज देखो कि भाई 7 साल का समय लगा और 3 अलग अलग देशों से वॉर किया और तीनों से जीत रहा है। ठीक है, तो मिलिट्री माइट बहुत ही बेहतरीन था यहां पर जर्मनी का यूनिफिकेशन होने में। खैर, जर्मनी का यूनिफिकेशन जैसे ही हुआ तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया अब किस पे कि भाई इसको अब स्टेबलाइज कैसे किया जाए। तो स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया गया? जो भी बैंक्स वगैरह के सिस्टम थे उन सबको नेशनलाइज किया गया। इसके अलावा जो है कि जो भी तुम्हारा ट्रेड बैरियर्स वगैरह थे वो सब चीजें रिमूव की गई। ठीक, करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। तो अब मॉडर्न अप्रोच अपनाया जा रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना कि 1848 के बाद जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उनका पावर धीरे धीरे कम होते गया और यहां पर समझ में आया इन लोगों को, जितने भी तुम्हारे कंजर्वेटिव्स थे, कि हम लोग अब केवल और केवल बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा रिवोल्ट हो रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग रीजन्स पर रिवोल्ट हो रहा है, तो उस चीज से बचने के लिए कंसेशंस देना स्टार्ट कर दिया रेवोल्यूशनरीज को। ठीक है, जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा हैब्सबर्ग एम्पायर था जो कब्जा किया हुआ था ऑस्ट्रिया के ऊपर, तो ऑस्ट्रियंस को जो है कि थोड़ा थोड़ा फ्रीडम अपना देने लगे। ठीक है, उनको थोड़ा और इंप्रूव करने लगे। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है कि रेवोल्यूशंस में कमी आती है। और अब रेवोल्यूशंस कर कौन रहा है? कंजर्वेटिव्स कर रहे हैं। ठीक, तो देखो ऐसा ही एक रेवोल्यूशन होता है कहां पे? इटली में। ठीक है, अच्छा, जो भी रेवोल्यूशन इन इटली है और इसके साथ साथ कुछ सेक्शन और जो भी हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, और इसके बाद नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए, जो भी चीज़ें आप लोग पढ़ना चाहते हो, ये सारा का सारा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद।